हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो आज हम, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, प्रत्येक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लेकर के आने का, तो बिल्कुल आपके सामने हाजिर है आपकी भारी डिमांड पर सामाजिक अध्ययन की महा मैराथन क्लास। आज की इस क्लास में हम दोस्तों लगभग 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अगर आप इन 150 के लगभग जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम करेंगे उनको याद कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो ये समझ लीजिए आप कि आपके कई सारे तो इसी में से आपके अति लघु प्रश्न बनने वाले हैं यहीं से, और बहुविकल्पीय प्रश्न तो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। सो गाइस, सभी लोग तैयार हो जाइए। और हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न है तो मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे और साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना होगा। तो जल्दी से एक काम करिए, अपने घर का कोई भी एक रूम ढूंढ लीजिए जहाँ पर आपको बैठना है, कोई आपको जहाँ डिस्टर्ब ना करे, ईयरफोन लगाकर बैठ जाइए सभी लोग। तो एक बार सभी लोग रेस्पॉन्स करिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? शुरू की जाए आज की मैराथन क्लास। ओके गाइज, एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि बीच में फिर बाद में लोग आते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो एक बार सभी लोगों को बुला लीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए फिर शुरू करें। आई होप आप सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा। चलिए फिर पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है और क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्य किस जाति के थे? जो मौर्य वंश के लोग थे वो किस जाति से संबंधित थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र या पारसी? देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर कर पाएगा। मौर्य किस जाति से संबंधित थे? तो देखते हैं कौन इसका सही आंसर करेगा। जी बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका उपयुक्त है, कौन सा बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षत्रिय। मौर्य क्षत्रिय जाति के थे, ठीक है, क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे कौन? मौर्य वंश के लोग, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, मौर्य वंशीय शासन से भारत में राजनीतिक एकता क्या हुई, स्थापित हुई? इसको पूरा करना है आपको। ये वाक्य दिया गया है, आपको इसके आगे पूरा करना है, इसको पूर्ण करना है वाक्य को। क्या इनमें से सही बैठेगा वो आपको यहाँ पर देखना है कि मौर्य वंशीय शासन से भारत में जो राजनीतिक एकता थी वो स्थापित हुई, ये बोलेंगे, या विच्छिन्न हुई, ये बोलेंगे, या पहले से ही स्थापित थी या पूर्ववत रही? तो बताइए कौन सा सही होगा इनका ऑप्शन। देखते हैं जल्दी से कौन सही बताएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे उपयुक्त आपको इनमें से चुनना है। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, मौर्य वंशीय शासन से भारत में राजनीतिक एकता क्या हुई? स्थापित हुई, ठीक है, स्थापित हुई। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पूरा कर देंगे और आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब हम चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिला। पूछा गया है, मुद्रा राक्षस का रचयिता था कौन? इनमें से मुद्रा राक्षस किसकी रचना है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करिए। 4 ऑप्शन आपके पास है और 3 सेकंड का आपके पास समय है। आपको सिर्फ ये लिखना है कि थर्ड का ए या बी या सी या डी। देखते हैं जल्दी से कितने लोग सही आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया ऑप्शन नंबर सी, विशाखा दत्त, ठीक है, विशाख दत्त, यही इसका सही आंसर होगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए आगे मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका 4th, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है किसको? इनमें से प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है? तो बता दीजिए किसको माना जाता है। जब मैंने आपको सभी सम्राट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, धनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा। तो अब देखते हैं कौन बता पाएगा सही से। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को ही प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य,
ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे क्या पूछा गया है। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ही आपको मिल जाता है। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त या देवगुप्त या रामगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो हर कोई आंसर कर पाएगा। बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। विष्णुगुप्त। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो निराश ना हो, क्योंकि अगर आप यहाँ गलती कर लेते हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि पेपर में आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपनी गलती से सीखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। और हाँ, हम बहुत ही जल्द इसकी कल ही हम इसी सामाजिक अध्ययन विषय की आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की एक मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये आंसर आपको पता चल गया। 5th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चाणक्य का वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। क्या है। मौर्यों की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या था, कैसा था। तो बताइए प्रजातांत्रिक था या गणतांत्रिक था या राजतंत्रात्मक था या फिर धर्म राज्य था। तो विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए सभी लोग। मौर्यों की शासन व्यवस्था कैसी थी। राजतंत्रात्मक। ठीक है, कैसी थी। राजतंत्रात्मक थी। ओके, यानी राजा के हाथ में ही सारी की सारी व्यवस्था होती थी। तो यही इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासनरूढ़ हुआ, मतलब किस वर्ष सिंहासन पर बैठा था। बात कहने की यहाँ पर ये है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष अपनी राजगद्दी पर बैठा था, वो आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो बता दीजिए 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व क्या हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने सिंहासन पर बैठा था या उसकी गद्दी उसने संभाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व क्या हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन पर अपने विराजमान हुए थे। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई कब। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपसे टेलीग्राम में भी पूछा हुआ है पहले, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस वर्ष हुई। ठीक है, 299 ईसा पूर्व या 298, 297 या 273 ईसा पूर्व। दोस्तों आपका सामाजिक अध्ययन में बहुत सारा पार्ट हिस्ट्री का है, इतिहास का है, और इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान के साथ यहाँ पर समझना होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 298 ईसा पूर्व क्या हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई। 298 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। कि अंतिम धर्म में क्या किया था, उन्होंने अपना धर्म बदला था। किस धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर वो आपसे यहाँ पूछा गया है। क्या जैन धर्म को अपनाया या ब्राह्मण को या बौद्ध को या फिर भगवत को। चलिए बताइए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। देखते हैं कौन लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। कौन सबसे पहले। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। जैन। ठीक है, जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में। कौन सा। जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु स्थल था, कहाँ मृत्यु हुई थी, ये आपसे पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बेहतरीन शासक हुए हैं और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में बन जाते हैं। तो वही आपसे यहाँ भी पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो राजगृह में हुई थी। कहाँ। राजगृह में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। राजगृह में हुई थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। बहुत जल्दी से पूरे के पूरे 150 के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करेंगे। मौर्य काल में प्रशासन में किस
भाषा का प्रयोग किया जाता था, कि मौर्य काल में प्रशासन के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, संस्कृत का, हिंदी का, पाली का या फिर प्राकृत का। मौर्य काल की बात की गई है, तो वहाँ जब प्रशासनिक उनका प्रशासन जो था उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा का यूज किया जाता था मौर्य काल में प्रशासन में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पूछा गया आपसे भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, नंद वंश ने, मौर्य वंश ने या फिर जनपदों ने या फिर गुप्त वंश ने। अब देखते हैं कौन इसका सही आंसर कर पाएगा। भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किसने किया। गाइज, हमें यहाँ पर आंसर करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें कि भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनपदों ने। ठीक है, जनपदों ने क्या किया था, सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य काल में प्रचलित सिक्के को क्या कहते थे। ठीक है, जो मौर्य काल में सिक्के प्रचलित हुए उनको किस नाम से जाना जाता था, निष्क कहते थे उन्हें, या स्वर्ण कहते थे, या पर्ण कहते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, चलिए बता दीजिए आप सभी लोग। मौर्य काल में प्रचलित सिक्के को हम क्या कहते थे, तो हम जानते थे इन सिक्कों को मौर्य काल में पर्ण के नाम से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पर्ण के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में जो सिक्के प्रचलित थे वो पर्ण के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी, चलिए देखते हैं कौन बता पाएगा। 298 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व, 269 या 232। तो दोस्तों 273 ईसा पूर्व हुई थी बिंदुसार की मृत्यु। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी, 273 ईसा पूर्व हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। यहाँ पर अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, देखते हैं। 273 ईसा पूर्व, 269, 261 या फिर 232। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 269 ईसा पूर्व क्या हुआ था, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। याद रखिएगा आप इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व को। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है आपके लिए, गुप्त शासन की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त वंश की या गुप्त शासन की स्थापना कब हुई थी, 319 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, या 325 ईसा पूर्व, या 326 ईसा पूर्व। देखते हैं कौन इसका सही आंसर कर पाएगा। गुप्त वंशीय शासन की स्थापना किस वर्ष हुई और किसने की, आपको साथ साथ ये भी बताना है कि किसने की। दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिए, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गुप्त वंशीय शासन की स्थापना हुई थी 319 ईसा पूर्व। ठीक है, 319 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसने की थी बताइए, गुप्त वंश के शासन की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, श्रीगुप्त ने की थी। और कब तक इनका शासन रहा, 510 ईसा पूर्व के लगभग इनका शासन रहा था। अब यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त काल में उद्योग में कार्यरत लोगों को के निगम का नाम था क्या, उनको क्या कहा जाता था। जो लोग उद्योगों में कार्यरत थे उनको किस नाम से जानते थे, तो उनको कहते थे दोस्तों कुलीक। ठीक है, कुलीक के नाम से उनको तब जाना जाता था। गुप्त काल की बात यहाँ पर की गई है। तो गुप्त काल में जो लोग कार्यरत होते थे उद्योगों में उनको जानते थे कुलीक के नाम से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गुप्त काल में रेशम का व्यापार एक प्रमुख उद्योग था, रेशमी वस्त्र बुनने वाले को कहते थे। तो गुप्त काल में आपको, जैसे मैंने गुप्त काल के बारे में जब कराया था तो मैंने आपको बताया था कि रेशम का व्यापार बहुत प्रमुख उद्योग था वहाँ का। और जो रेशमी वस्त्र बुनने वाले थे, वहाँ बुनकर थे, उनको किस नाम से इस
काल में जाना जाता था? बुनकर के नाम से, रेशमकर के नाम से, या पट्टाला के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पट्टाला के नाम से जाना जाता था। जो बुनकर होते थे गुप्त काल में, ठीक है, उनको जाना जाता था इस नाम से। अब अगला प्रश्न है आपके लिए, गुप्त काल में बड़े संघों के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? जो बड़े संघ के प्रतिनिधि होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? नैगम, श्रेष्ठी, साहू या महाजन? उनको जाना जाता था। आप लोग बताइए, आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा है क्वेश्चन? अगर नहीं पढ़ा है चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बाहर न जा सके उस अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के हर एक जहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पेपर में, वो सभी उठाए गए हैं इस आपके प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो गुप्त काल में बड़े संघों के जो प्रतिनिधि होते थे उनको नैगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैगम कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए आ जाता है, गुप्त काल में छोटे संघों के जो प्रतिनिधि होते थे उनको क्या कहते थे? बड़े काल का क्या था? नैगी। और छोटे नैगम, बड़े संघों के जो प्रतिनिधि थे उनको नैगम, और छोटे संघों के जो प्रतिनिधि होते थे उनको जानते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रेष्ठी के नाम से, ठीक है। जो छोटे संघों के प्रतिनिधि होते थे उनको जानते थे श्रेष्ठी के नाम से, और जो बड़े संघों के थे उनको नैगम के नाम से। अब आपके सामने अगर ये प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ करके आएंगे, इसीलिए कहती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास आपके लिए है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा आपका सिलेबस है। पूरा सिलेबस मैंने इनमें कवर करने की कोशिश की है कि सभी चैप्टर से क्वेश्चन रखे जा सके। अगला प्रश्न है आपके लिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी कैसी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? मौर्यकालीन शासन प्रणाली हमने देख ली थी कैसी थी? राजतंत्रात्मक, ठीक है। लेकिन यहाँ हम पूछ रहे हैं कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी, वो आपको बतानी है। क्या गणतंत्रात्मक थी, या ये भी राजतंत्रात्मक थी, या लोकतंत्रात्मक थी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वह भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, ठीक है, राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। अगला प्रश्न है आपके लिए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? देखते हैं कौन बताएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, देखते हैं कौन बता पाएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मौर्य वंश की स्थापना पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न आपके लिए है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन थे? आपको इन चारों में से चुनना है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य थे, पाणिनि थे, तुलसीदास थे, या फिर हरिसेन थे? देखते हैं कौन मेरा दोस्त सबसे पहले इसका आंसर करेगा। तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौटिल्य थे, ठीक है। कौटिल्य और इनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को लिखा था, रचना की थी, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? गुप्त संवत जो होती है उसका प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या विक्रमादित्य ने, या फिर समुद्रगुप्त ने? दोस्तों जो गुप्त संवत हुआ करते थे उनका प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिसेन कौन था? ये कवि था, कवि और लेखक दोनों था, दार्शनिक था, या फिर सैनिक था? हरिसेन कौन था? कवि था। इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की है, जैसे कि हम इनके नाम जान लें। पर्याग प्रशस्ति, ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? कृति कौन सी है? पर्याग प्रशस्ति इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और अगर पूछ लिया जाए कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो दोस्तों ये सम्राट समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और संस्कृत कवि भी इनको कहा जाता है कि संस्कृत कवि थे ये, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? पर्याग प्रशस्ति। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में ही रचना की थी, इनके बारे में ही लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुदर्शन झील का
पुनर्निर्माण किसने करवाया? जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त ने करवाया, या कुमारगुप्त ने, या फिर स्कंदगुप्त ने, या फिर बुद्धगुप्त ने। देखते हैं कौन इसका सही आंसर करेगा। दोस्तों जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण यानी दोबारा से उसको मरम्मत करवाना, उसको सही करवाना किसने किया था? तो यह किया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है आपसे। कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? देन आपको क्या आंसर करना होगा? आपको यहाँ आंसर करना होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कौन? कालिदास। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अगले प्रश्न पर चलेंगे और यहाँ आपसे पूछा गया है दशावतार मंदिर कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में, भीतरगांव में, या फिर भुमरा में, या फिर खजुराहो में? ठीक है, आपको बताना है जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ स्थित है। पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया बिल्कुल सही है, देवगढ़ में स्थित है। कौन सा मंदिर? दशावतार, जिसमें 10 अवतार है। ठीक है, 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके हर एक चैप्टर से खूब सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ जाता है कि भारतीय नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। जितने स्टार लगाए उतने कम हैं, क्योंकि ये कितनी ही बार पूछा जा चुका है कि भारतीय नेपोलियन को किसे कहा जाता था। ठीक है, भारतीय नेपोलियन किस सम्राट को कहते थे? भारत का नेपोलियन, तो वह कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अजंता वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेलीग्राम में पूछा हुआ है मैंने एक बार आपसे एक प्रश्न पूछा है कि अजंता वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए ये गुजरात में है, कर्नाटक में है, या फिर महाराष्ट्र, या फिर आंध्र प्रदेश। देखते हैं क्या सही कर पाएंगे आप लोग इसका आंसर। बहुत सिंपल सा आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता वर्तमान में भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और एलोरा क्यों प्रसिद्ध है? जो एलोरा की गुफाएं है वो प्रसिद्ध क्यों है? वहाँ की मूर्ति कला के लिए, या चित्रकला के लिए, या वास्तुकला के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एलोरा की जो गुफाएं है वो उसकी चित्रकला के लिए फेमस है। ठीक है, उसकी चित्रकला के लिए वो प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर जाएंगे और देखेंगे क्या यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री इनमें से भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर्ष के शासनकाल में कौन सा आया था? फाहियान आया था, हुएनसांग आया था, या फिर इत्संग आया था, या फिर मातवालिन आया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल हुएनसांग। ठीक है, हुएनसांग हर्ष के शासनकाल में आया था। कौन सा? हुएनसांग। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हर्ष चरित्र का रचनाकार था कौन? विशाखदत्त, हरिशेन, बाणभट्ट, या फिर मेरुतुंग? आपको 3 सेकंड का समय दिया जाता है। बताइए हर्षचरित का रचनाकार कौन था? विशाखदत्त, या हरिशेन, या फिर बाणभट्ट, या फिर मेरुतुंग? देखते हैं कौन सही आंसर करेगा। बिल्कुल सही जवाब, हर्षचरित का जो रचनाकार थे उनका नाम है बाणभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? यानी आपको इनमें से ये चुनना है कि कौन सी नहीं की गई। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी उसने की, तभी तो आपको पता होगा कि कौन सी रचना उसने नहीं की इनमें से। तो एक बार सारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षचरित्र, नागानंद। ठीक है,
तो इनमें से आपको देखना है कि हर्ष के द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई। दोस्तों अभी अभी इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने जाना था कि हर्षचरित किसके द्वारा रचना की गई, बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहीं से हम आंसर कर लेंगे। अगर हमने वो आंसर कर लिया है तो हमें इसका भी पता चल गया, क्योंकि हर्षचरित की रचना तो बाणभट्ट ने की थी और जो बाकी बची इनकी की गई थी हर्ष के द्वारा। इनको भी एक बार देख लेते हैं। हर्ष के द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है, ये तीनों रचनाएं हर्ष के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हर्षकालीन कन्नौज की सभा का सभापतित्व किसने किया था। ठीक है, इनमें से किसने किया था, तो बाणभट्ट ने किया था, या फिर विदेशी यात्री हुएनसांग ने किया था, फायान ने किया था, या अश्वघोष ने किया था। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हुएनसांग ने। ठीक है, जो विदेशी यात्री हुएनसांग था, इसी ने जो कन्नौज में सभा हुई थी उसका सभापतित्व किया था हर्षकालीन समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हर्षकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या कांची विश्वविद्यालय। करिए सभी लोग जल्दी से आंसर। हर्षकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला है। तक्षशिला की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से आंसर करके बताइए। और आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि कहाँ स्थित है। ठीक है, अभी कहाँ वर्तमान में स्थित है वो भी आप लोग बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। दोस्तों अगर बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला, और ये हाल ही, पहले तो ये भारत का हिस्सा था लेकिन हाल ही में अब कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। और कब हुई थी इसकी स्थापना, 700 वर्ष ईसा पूर्व। कितने, 700 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, 700 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में कहाँ स्थित है, रावलपिंडी में, पाकिस्तान में। और आपको पता चल गया कि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा हर्ष संवत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हर्ष संवत की स्थापना हर्ष ने कब की थी, 600 ईसा पूर्व, 606, 612, 647, ये आपको बताना है। तो जब हर्ष संवत की स्थापना की गई तो वह की गई थी 606 ईसा पूर्व में हर्ष के द्वारा। ठीक है, 606 ईसा पूर्व में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हर्ष को कविंद्र कहा गया है। कविंद्र कहा गया है हर्ष को किस ग्रंथ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि हर एक पॉइंट कवर हो सके। ठीक है, तो बताइए किस ग्रंथ में हर्ष को कविंद्र कहा गया। तो वह अवंती सुंदरी कथा में कहा गया। ठीक है, अवंती सुंदरी कथा में कहा गया था हर्ष को कविंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, हर्ष किस वंश का राजा था। मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, गुप्त वंश का या वर्धन वंश का। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ चुका है, तो बहुत ही अच्छे से आपको सोच समझकर इसका आंसर करना होगा कि हर्ष जो है वो किस वंश का राजा था। जल्दी से आंसर करिए, मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, गुप्त वंश का या फिर वर्धन वंश का। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। ऑप्शन नंबर डी, वर्धन वंश सही आंसर है आपका। ठीक है, वर्धन वंश का ही राजा था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे। हर्षचरित के रचयिता, शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है आपका। तो ऑप्शन क्या है, हर्ष था, बाणभट्ट या मातंग या फिर भवभूति। अब आपको आंसर करना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ये आंसर आपको करना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि हर्षचरित के रचयिता कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में। आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट थे रचयिता हर्षचरित के, भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल थोड़ी ही देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था। बाणभट्ट था या कालिदास था या शूद्रक था या अश्वघोष था। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी दरबारी कवि होता है वही अपने राजा के बारे में कोई ना कोई रचना लिखता है। तो हमने जैसे जाना कि हर्षचरित्र के रचनाकार कौन थे, बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट थे, तो जाहिर सी बात है कि हर्ष के दरबारी कवि कौन होंगे, बाणभट्ट होंगे, क्योंकि इन्होंने ही इनके बारे में बहुत ज़्यादा रचना की है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में तारीफ की है। तो हर्ष के दरबारी कवि कौन हुए, बाणभट्ट। इस तरीके से रिलेट करेंगे तो बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है,
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आ, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परमार वंश ने, चंदेल वंश ने, गढ़वाल वंश ने या पाल वंश ने? खजुराहो के मंदिर की बात की गई है तो किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने। किसने? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। याद रहेगा आप सभी को, पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो बिल्कुल आपने याद रखना है। हम लगभग 42 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। राजपूत काल में पुत्री का जन्म माना जाता था कैसा? शुभ माना जाता था, सामान्य या अशुभ माना जाता था, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राजपूत काल में ना जो पुत्री का जन्म अगर किसी घर में हो जाता था तो उसको अशुभ मानते थे। ठीक है, अशुभ मानते थे। ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राजपूत काल में दास प्रथा का विकास हुआ था या ह्रास हुआ था या फिर पूर्ववत रही या फिर थी ही नहीं? राजपूत काल की अगर बात करें, राजपूत काल में आपको पता चल गया महिलाओं की स्थिति क्या थी कि भाई अगर कन्या का जन्म हुआ तो वहाँ पर वो जो है अशुभ माना जाता था। तो इसका मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ, हम कह सकते हैं कि बहुत ही सोच से पिछड़ा हुआ ये काल हुआ इनके समय में। तो राजपूत काल में दास प्रथा का विकास हुआ था, दास प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था राजपूत काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्हण द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विक्रमांक देव चरित, कथा साहित्य सागर या महाभाष्य या भोज प्रबंध? ठीक है, आपको बताना है कि विल्हण द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, विक्रमांक देव चरित। ठीक है, विक्रमांक देव चरित यही इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। महेंद्र देवम, महेंद्र वर्मन शैली, राज सिंह शैली या नरसिंह वर्मन शैली या फिर अपराजिता शैली? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो कैलाश मंदिर है कांची का वो बनाया गया है दोस्तों, इनमें से कौन सी शैली में वो आपको बताना है। तो राज सिंह शैली में उसको बनाया गया है। ठीक है, जो कैलाश मंदिर है कांची का उसको राज सिंह शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? चालुक्य वंश पर हम यहाँ पर अब बढ़ चुके हैं। ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशन। पुलकेशन प्रथम या द्वितीय? पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ स्थित थी चोल शासकों की राजधानी? कांची में, तंजौर में, उज्जैन में या धारा में? दोस्तों, चोल वंश की राजधानी स्थित थी ऑप्शन नंबर बी, तंजौर में। ठीक है, तंजौर में स्थित थी चोल वंश की राजधानी। याद रहेगा आप सभी को, पूछ लिया जाता है इस तरह के प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक का रचयिता कौन था? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 50 नंबर का पेपर है तो काफ़ी सारे इसमें आपके बहुविकल्प पे प्रश्न मिल जाते हैं और यहाँ से सीधा सीधा आपको अगला क्वेश्चन आ जाता है, मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक का रचयिता कौन था? महेंद्र वर्मन, पुलकेशन द्वितीय, नरसिंह वर्मन या फिर राजराज? ठीक है, राजराज प्रथम। तो इनमें से कौन है मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के रचयिता? ये आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। महेंद्र वर्मन ही इस पुस्तक के रचयिता थे। ठीक है, समझ में आई बात। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची था। तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांची थी। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, पल्लवों की राजधानी का नाम कांची था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी किस वंश के दरबार में थे? ठीक है, भारवी जो है वो किस वंश के दरबार में थे, या आप समझ लीजिए कि किस वंश से संबंधित थे भारवी? पल्लव वंश से, चोल वंश से, चालुक्य वंश से या फिर राष्ट्रकूटा वंश से? तो आपको पता होना चाहिए जो भारवी है वो संबंधित थे पल्लव वंश से। ठीक है, पल्लव वंश से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारवी संबंधित थे किसके दरबार से? पल्लव वंश के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी किस वंश के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, यानी किस राज दरबार में वो रहते थे। दंडी की अगर बात करें, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, चालुक्य या फिर इन्हीं सब में से आपको बताना है, चालुक्य, चोल, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट। तो दंडी के बारे में पूछा गया है, दंडी किसके राज दरबार में थे, तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा इसमें से, आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य, इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा, पल्लव वंश। ठीक है, दंडी जो है वो पल्लव वंश में राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, पल्लव वंश के राज दरबारी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा आपका यहाँ पर, पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे सबसे प्रतापी हर एक वंश से शासक पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ बात की गई है पल्लव वंश की, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या सिंह वर्मन या फिर परमेश्वर वर्मन। अब बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। दोस्तों पल्लव वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ उसका नाम था नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची के बैकुष्ठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया। ठीक है, आप समझ लीजिए, जहाँ भी इतना लंबा चौड़ा सा नाम आए उसका निर्माण किसने करवाया, तो ये आपको बताना है, बैकुंठ पेरुमल। ठीक है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था नंदीवर्मन ने। ठीक है, नंदीवर्मन, ऑप्शन नंबर द इसका सही होगा, नंदीवर्मन ने करवाया था। ठीक है, नंदीवर्मन ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम पल्लव शासक कौन था, महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अंतिम पल्लव शासक कौन था, चलिए देखते हैं कौन कौन से शासक इसमें दिए गए हैं। महेंद्र वर्मन, सिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, अपराजित। तो इसमें से दोस्तों अगर अंतिम शासक की बात करें पल्लव वंश की तो अपराजित था। ठीक है, अपराजित था, अंतिम शासक कैसा था, अपराजित था। तो आपको इसी तरीके से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत कब स्थापित किया गया। चालुक्य वंश में विक्रम संवत कब स्थापित किया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, 1076 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ड इसका बिल्कुल सही है, 1076 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था चालुक्य विक्रम संवत। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको किस वर्ष में स्थापना की गई थी इसकी। अब आगे बढ़े, चालुक्य विक्रम संवत आपने स्थापना देख ली, अब पता होना चाहिए संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक थे दोस्तों विक्रमादित्य 6th। ठीक है, विक्रमादित्य 6th इसके संस्थापक थे। ये यहाँ पर बात महत्वपूर्ण हो जाती है जानने के लिए। विक्रमादित्य 6 ने चालुक्य विक्रम संवत का स्थापना करी थी। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो चारों में से चुन लीजिए, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन। तो इनमें से अगर बात करें वर्धन वंश का संस्थापक माने तो प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। ठीक है, सूर्य। और यहाँ बात पूछी गई है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसी तरीके से इसको रिलेट करिए कि प्रभाकर वर्धन ने ही इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, सबसे पहले यही आया था क्योंकि सूर्य सबसे पहले निकलता है, तो प्रभाकर वर्धन ही सबसे पहला शासक था, उसी ने इसकी स्थापना करी थी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, चोल साम्राज्य को वास्तविक शक्ति प्रदान करने वाला शासक कौन था, यानी सबसे महत्वपूर्ण शासक इस वंश का कौन सा हुआ, वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों चोल साम्राज्य का वास्तविक शक्ति प्रदान करने वाले शासक कहा जाता है आदित्य को। ठीक है, आदित्य इज द राइट आंसर। तो आदित्य को कहा जाता है चोल साम्राज्य की वास्तविक शक्ति को स्थापित करने वाला शासक। अब अगला प्रश्न है, किस चोल शासक को महान कहा जाता है, तो भाई बताइए इनमें से किसको कहा जाता है महान, कारिकाल, विजयालय या फिर आदित्य या राजराज प्रथम। ठीक है, तो चोल शासक में महान कहा जाता है राजराज प्रथम को। ठीक है, राजराज प्रथम को कहा जाता है महान चोल शासकों के द्वारा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है, यह भी चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश सर्वाधिक प्रसिद्ध है किसके लिए, अपनी विशाल साम्राज्य के कारण या विजयों के कारण या फिर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण या फिर विदेशों से संबंध के कारण। लेकिन दोस्तों जो चोल वंश
प्रसिद्ध हुआ था? वो इसलिए प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अत्यंत, आप कह लीजिए बहुत ही तैनाती से थी, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ था अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाता है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस्लाम धर्म के प्रश्न आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था दोस्तों 570 ईसा पूर्व, ठीक है, 570 ईस्वी में, सॉरी 570 ईस्वी में जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का, ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न आएगा, इस्लाम धर्म के मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते हैं, मतलब एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं इस्लाम धर्म मानने वाले? तो बताइए दोस्तों, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 समय की नमाज अदा करते हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। यहाँ पर दोस्तों चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं कि पहले कौन से वंश के बारे में बात हुई, फिर दूसरे वंश के बारे में। इसी तरीके से अब हम इस्लाम धर्म पर आ चुके हैं। आगे बात करेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस वर्ष में, यानी किस वर्ष की उम्र में, उनकी उम्र क्या थी उस समय जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया हुआ है इस्लाम धर्म, तो आप लोग बता पाएंगे 40 वर्ष की आयु में, 50 की, या फिर 39 की, या 41 की? तो दोस्तों 40 वर्ष की आयु में पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रजिया सुल्तान शासिका थी किस सन में? इनमें से किस सन में रजिया सुल्तान हुआ करती थी? आपको ये यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं कौन बता पाएगा। इसका सही जवाब कौन सा होगा? सन 1230, 1236, या फिर 1240 या 1245? दोस्तों जो रजिया सुल्तान शासक बनी थी वह बनी थी 1236 ईस्वी में, ठीक है। 1236 ईस्वी में शासिका बनी थी कौन? रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम शासिका थी ये, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बलबन के शासन की शक्ति को किसने बढ़ाया था? बलबन के शासन के समय उसकी शक्ति को किसने बढ़ाया था? रजिया ने, अलबरूनी ने, या चंगेज़ खान ने, या फिरदौसी ने? तो दोस्तों इसका संबंध है चंगेज़ खान से, ठीक है। चंगेज़ खान ने बलबन के शासन की शक्ति को बढ़ाया था। समझ में आई बात? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में मुस्लिम इतिहास में दिल्ली की सुल्तान बनने वाली पहली महिला कौन है या कौन थी? ठीक है, कौन थी? दिल्ली की सुल्तान बनने वाली पहली या प्रथम महिला कौन थी, ये आपको बताना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हमने बस 1 मिनट पहले ही इसके बारे में बात की है। तो रजिया सुल्तान कब बनी थी? अभी ये मैंने आपको बताया, चलिए फिर से दिखाती हूँ मैं आपको किस सन में बनी थी। तो 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में कहाँ? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। समझ में आ गया? अब आपको ये भूलना नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया, कितने वर्ष तक शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने? तो बहुत लंबे समय तक किया, 20 वर्ष, ठीक है। 20 वर्ष तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इस्लाम धर्म खत्म हो चुका है। अब दिल्ली सल्तनत की बातें हम यहाँ पर करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन अब दिल्ली सल्तनत से ही देखने को मिलेंगे आगे आने वाले। अब बात करेंगे हम, अमीर खुसरो विद्वान था किसके समय में? बलबन के, अलाउद्दीन के, या मुबारक शाह के, या जलालुद्दीन के समय? तो दोस्तों अमीर खुसरो विद्वान थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। इनका संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में क्या थे? विद्वान हुआ करते थे अमीर खुसरो, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रिश्ते में क्या लगता था? तो यह लगता था दोस्तों भतीजा, ठीक है, भाई का लड़का। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रिश्ते में भतीजा लगता था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने इंक्लूड किया क्योंकि वहाँ से बनता था, इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। खिलजी वंश के बाद नए वंश की स्थापना हुई, कौन से वंश के? खिलजी वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? दोस्तों मैं आपके लिए ट्रिक बनाना चाहूँगी। आपको नेक्स्ट डे जो भी क्लास होगी उसमें आपको ट्रिक ही बताई जाएगी हर एक वंश को याद रखने की। दिल्ली सल्तनत के सभी वंश और उनका समय काल, ठीक है, शासन काल कितना रहा, उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे बहुत अच्छे से। फिर आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो खिलजी वंश के
बाद कौन सा शासन की स्थापना हुई, कौन से राजवंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश? बताइए इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। खिलजी वंश के बाद स्थापना हुई थी तुगलक वंश की। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना हुई थी कौन से वंश के बाद? खिलजी वंश के बाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है दोस्तों कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? अब हमने देख ली स्थापना हुई थी, लेकिन संस्थापक कौन था ये यहाँ पर बताना है। तो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर अगला आपके सामने आ गया है। जजिया कर किससे लिया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट। जजिया कर किससे लिया जाता था? हिंदुओं से, हिंदू मुस्लिम दोनों से, या सिर्फ मुसलमानों से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जजिया कर जो लिया जाता था वो केवल हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक है, केवल और केवल हिंदुओं से लिया जाता था जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का संत है? यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, है पूछा गया है, नहीं है नहीं पूछा। यहाँ पूछा गया है कौन सा भक्ति आंदोलन का संत है। यहाँ पर अब इस्लाम धर्म खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत, अब हम यहाँ पर भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न करेंगे इसी चैप्टर के। तो बताइए, चैतन्य, समानंद, गुरु नानक या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों ये सभी के सभी संबंधित है भक्ति आंदोलन से। ठीक है, चैतन्य, रामानंद, गुरु नानक और ये उपयुक्त सभी, मतलब तीनों के तीनों ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आपको नाम इनका याद रखना है, पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में। अब अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये देखने को मिला। अब हम जानेंगे गुरु नानक किस धर्म के परिवर्तक थे। ठीक है, गुरु नानक कौन से धर्म के परिवर्तक थे? इस्लाम के, हिंदू के, सिख या फिर जैन धर्म के? बताइए आंसर। गुरु नानक कौन से धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए। इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? बहुत अच्छा आपने आंसर किया, सिख धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और गुरु नानक ने सिख धर्म का ही के परिवर्तक इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? इनमें से कौन सी ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ? तो 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित होगी इनमें से कहाँ? अजमेर में। ठीक है, कहाँ स्थित होगी? अजमेर में स्थित होगी। ठीक है, आगरा, दिल्ली, अजमेर, तलवांडी, तो इनमें से अजमेर इज द राइट आंसर। अजमेर में स्थित है इनकी दरगाह शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, समझ में आई बात। अगला प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था दोस्तों 1469 ईस्वी में। आप लोग याद करते हुए चलिए, अगर ये प्रश्न आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं डायरेक्ट इनके आंसर बता रही हूँ। इस तरह के प्रश्न जो भी मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, सो डायरेक्टली मैं उसका आंसर कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, बस आप लोग याद करते जाए, साथ साथ जो भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रही हूँ सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ठीक है, 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पूछी जाती है, कब हुई थी? तो कौन से सन में हुई थी? इनमें से आपको बताना है 2011, 10, 9 या 12। तो इनमें कौन सा आंसर सही होगा बताइए आप लोग। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। ठीक है, इसका थोड़ा सा आगे पीछे ऑप्शन हो गए हैं, तो इसका ये वाला यानी बी ऑप्शन इसका सही है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा भी जाता है, और बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है। तो जैसे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया था, तो आप समझ जाइए कि इसी ने इसका निर्माण करवाना शुरू किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
खिज्र खां कौन था? कौन था खिज्र खां? तुगलक वंश का संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक था, लोदी वंश का संस्थापक था या खिलजी वंश का संस्थापक था? दोस्तों जो खिज्र खां था ये जो है लोदी वंश का संस्थापक था, ठीक है। खिज्र खां लोदी वंश का संस्थापक हुआ करता था। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने, ठीक है। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण दोस्तों करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। और ताजमहल का किसने करवाया? ये भी आप ऑप्शन में बताइए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? जिसने जामा मस्जिद का करवाया। तो समझ जाइए बस आप लोग, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दास यानी गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? ठीक है, गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी भारत में? तो बलबन ने रखी थी या इल्तुतमिश ने रखी थी या कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी या रजिया बेगम ने? गुलाम वंश की नींव रखी थी बलबन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बलबन ने रखी थी गुलाम वंश की नींव। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर मुस्लिम जितने भी शासक हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं। किस मुस्लिम शासक ने देवगिरी को राजधानी बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, देवगिरी को किसने राजधानी बनाया इन सब में से? तो वह बनाया था बाबर ने। हम सिर्फ आंसर पर ध्यान देंगे, इस पर फोकस करेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मुस्लिम शासक कौन था जिसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया? बाबर था, ठीक है। बाबर बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तुगलकाबाद शहर है, इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है? जो कबीर की शिक्षाएं हैं वो किस में संग्रहित है? तो बीजक। बीजक जो है वो संबंधित है कबीरदास जी से, ठीक है। इसमें सारी जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी बीजक में है। किसके? कबीरदास जी के। तो समझ में आ गई बात कि कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है? बीजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक दिल्ली का सुल्तान के पद पर रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह कब से कब तक दिल्ली की सल्तनत के सुल्तान पद पर रहा? तो वह रहा 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी तक ही क्यों? क्योंकि 1210 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था। सभी क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक राजगद्दी पर रहता है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात किस व्यक्ति को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया? यानी अगला शासक कौन था? सीधी सीधी बात यह है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा बना जिसका नाम था आराम शाह, ठीक है। आराम शाह यानी खूब आराम से उसको गद्दी मिल गई, खूब आराम से शासक बन गया। तो कौन बना? आराम शाह बना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलजी वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, खिलजी वंश के शासन की स्थापना किसने की थी ये पूछा गया है। यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पूरा नाम क्या है जलालुद्दीन खिलजी का? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसी ने स्थापना करी थी खिलजी वंश की। याद रखना आप लोग, वंश के संस्थापक जरूर पूछे जाते हैं। तो भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आया कि भारत में तुगलक वंश की शासन की व्यवस्था किसने की थी? यहाँ तुगलक वंश से संबंधित है। तो जैसे थोड़ी देर पहले आया था ये क्वेश्चन, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्तनत काल के प्रधानमंत्री का पद नाम क्या होता था? जो सल्तनत काल में प्रधानमंत्री होता था उसके पद का क्या नाम था? वजीर था, दीवान ए काजा था, या मुमालिक था, या फिर आमात्य था? तो दोस्तों वजीर कहते थे उस समय पर प्रधानमंत्री को। क्या कहते थे? वजीर कहते थे। बिल्कुल सही बात है, वजीर कहते थे सल्तनत काल में प्रधानमंत्री के पद को। ओके,
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा होना चाहिए। और राजा को क्या कहते थे उस समय पर? सुल्तान कहते थे। और प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। तो समझ आ गया आपको कि सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? उसका सुल्तान होता था। दिल्ली सल्तनत के समय की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिल्ली सल्तनत में शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब सबसे छोटा किसे माना जाता था? ग्राम को, प्रांत को, परगना को या केंद्र को? तो शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती थी? ग्राम, यानी गांव को माना जाता था सबसे छोटा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या हुआ करता था? ठीक है, सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या हुआ करता था? इनमें से आपको बताना है, खिराज हुआ करती थी, या जकात, या खम्स, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है आय के साधन थे। इनमें किसी में कुछ टैक्स लिया जाता था, किसी में किस चीज़ पर, तो ये सभी जो है आय के साधन थे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, द उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी राज्य की आय के प्रमुख साधन हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, अब सल्तनत काल के खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन सभी। अब हम आएंगे यहाँ पर जिस ज्योग्राफी का सेक्शन आता है आपका सामाजिक अध्ययन में, उसकी ओर बढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी शंकु की चोटी पर बने गड्ढे को क्या कहते हैं? ठीक है, जो चोटी पर गड्ढा बना होता है, इस तरीके का ज्वालामुखी की चोटी पर यहाँ पर ऐसे गड्ढा बना होता है, तो वही इसमें पूछा गया है कि उसको किस नाम से जानते हैं? शंकु के, क्रेटर के, कीप के, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको हम जो है क्रेटर के नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी की चोटी पर बने गड्ढे को। ओके, याद रख पाएंगे, पूछा जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि भूकंप उत्पत्ति केंद्र को क्या कहते हैं? ठीक है, भूकंप उत्पत्ति केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, भूकंप क्षेत्र, भूकंप केंद्र या भूकंप मूल? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों भूकंप मूल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। जो भूकंप का उत्पत्ति केंद्र होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? जो पवन के द्वारा निर्मित है वो कौन सी स्थलाकृति है? टी आकार की घाटी, या छत्रकशिला, या स्टेलेग्माइट, या पुलिन? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ब है बिल्कुल सही है। छत्रकशिला क्या होती है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान किसके कार्यों से संबंधित होता है? जो बरखान होता है वो किसके कार्यों से संबंधित होता है? नदी के, पवन के, हिमालय के, समुद्र के? तो यह नदी से संबंधित होता है बरखान। ठीक है, बरखान संबंधित होता है नदी से। क्वेश्चन नंबर 100 क्या पूछा गया है? भृगु तथा पुलीन किस कारक की रचनाएं हैं? तो ये दोस्तों जो है समुद्र की रचनाएं होती है, समुद्र की स्थिति को कहते हैं भृगु और पुलीन। ठीक है, समझ में आई बात? तो समुद्र की स्थिति होती है। ओके, अगला क्वेश्चन चलेंगे 101 पर। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है? तो ज्वालामुखी के द्वारा कौन सी आकृति निर्मित होती है? क्रेटर तो जो उसका मुंह होता है ऊपर वाला उसको बोलते हैं भ्रंश, हिमग्रह या भृगु। तो अभी हमने जाना कि भृगु तो समुद्र से संबंधित होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब ज्वालामुखी के बारे में बात की तो हमने क्रेटर के बारे में जाना था। तो यही ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित जो है भू आकृति होती है। ठीक है, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जापान का फ्यूजियामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है? ये ज्वालामुखी का नाम है फ्यूजियामा। पूछा गया है कि कौन सी तरह का ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के भी प्रकार मैंने आपको बताए हुए, जब ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी तरह का वो ज्वालामुखी है। ये होता है दोस्तों सुषुप्त। ठीक है, सुषुप्त प्रकार का ये ज्वालामुखी है जापान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विश्व की विख्यात भ्रंश घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और भारत कौन से महाद्वीप पर स्थित है? एशिया महाद्वीप पे। ऑलराइट, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी आप लोग जानते होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना काफी है। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है? इनमें से कौन आग्नेय चट्टान है? बलुआ पत्थर, स्लेट, या फिर बेसाल्ट, या फिर शेला?
तो अगर बात करें दोस्तों आग्नेय चट्टानों की, तो जो बेसाल्ट है ये होती है आग्नेय चट्टानें, ठीक है, बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टानें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के ऊपर घाटी में अपरदन से निर्मित जो स्थलाकृति होती है वह कैसी बनती है? अपरदन क्या होती है? मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, नदी के ऊपर जो मिट्टी का कटाव होता है तो कौन सी आकृति उससे बनती है, ये यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों वी आकार की घाटी बन जाती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की आकृति बन जाती है वी आकार की। जब नदी के ऊपर घाटी में अपरदन हो तो वहाँ पर इस तरह की आकृति बन जाती है वी आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है कैसी? हिमानी मतलब जब हिम की वो होती है, फिसलन होती है, वहाँ पर हिम हटता है, हिम से मतलब क्या है? बर्फ, ठीक है, जब पहाड़ों से बर्फ हटती है तो कौन सी आकृति बनती है, पूछने का मतलब ये है। तो दोस्तों यू आकार की आकृति बनती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यू आकार की घाटी बनती चली जाती है जब वहाँ से बर्फ हटती है, हिमानी के द्वारा आकृति यू आकार की बनती है, ठीक है। किस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीन में, जापान में, इटली में या अर्जेंटीना में? तो इसका सही जवाब होगा जापान में। जापान में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आ जाता है कि 26 जनवरी 2001 को भारत में के किस राज्य में भूकंप आया था? ठीक है, स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि 26 जनवरी को आया था। तो कहाँ आया था दोस्तों 26 जनवरी 2001 में? गुजरात में, ठीक है, गुजरात राज्य में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो आप बताइए, जब मैंने आपको सूर्य की सभी जितनी भी रचनाएं बताई थी कि किस तरीके से रचना होती है, तो तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि सूर्य की जो सतह होती है उसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यानी साइंस वाली क्लास आपकी यहाँ तक काम कर रही है। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। हमारी पृथ्वी से सूर्य लगभग कितने दूर है? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यह है दोस्तों लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। साइंस की क्लास में आपका ये काम कर चुका है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य की स्थिति है पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र भाग में कौन सी गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाती है? तो इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो हीलियम में परिवर्तित हो जाती है केंद्र में जाने के बाद? तो वह है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बदल जाती है हीलियम गैस में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, तो क्या कहेंगे? सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहेंगे क्या? नहीं। खाली ऊर्जा बोलेंगे? नहीं। विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पथरीय विकिरण? नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण किन तरंगों के रूप में होता है? जो सौर विकिरण होता है वो किन तरंगों के रूप में होता है? दीर्घ, लघु, मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सौर विकिरण होता है, ठीक है, वो होता है दोस्तों लघु तरंगों के रूप में। कैसी? लघु तरंगों के रूप में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ताप का कितना भाग पृथ्वी पर आता है? जब सूर्य का ताप जो होता है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो पृथ्वी तक आ पाता है? तो वह होता है लगभग 51%, ठीक है, 51%। आधा ही ताप सूर्य का पृथ्वी तक आता है। तभी आप देख लीजिए कि गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर पूरा का पूरा तापमान आ जाए तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक लगभग कितने समय में आती है? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लगभग 8 मिनट में आती है, ठीक है, 8 मिनट में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुँच जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ठीक है, तो ये तो सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। चलिए आंसर करिए, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं आप लोग। कौन सा आंसर इसका सही होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर किया दोस्तों, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल किरणें होती है, हार्मफुल रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, उनको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय समीरें कब चलती है? जलीय समीर
ठीक, समीर का मतलब क्या होता है? हवा। तो कब चलती है? रात्रि में, दिन में, दोपहर में या शाम में? तो यह चलती है दोस्तों, जलीय पवनें कब चलती है? दिन में चलती है, ठीक है, दिन में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वायु दाब किधर से किधर चलती है? वायु किधर से किधर चलती है? कौन से दाब से कौन से दाब की ओर चलती है, वो पूछा गया है। अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी या फिर निम्न दाब से जो है अधिक दाब की ओर चलेगी? मतलब आपसे पूछा गया है कि अधिक दाब से निम्न दाब की ओर आएगी वायु या फिर निम्न वायुदाब से अधिक वायुदाब की ओर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा, अधिक दाब से जो है निम्न दाब की ओर चलती है वायु, ठीक है, हवा। समझ में आ गई ये बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की ओर से पवनों को क्या कहते हैं? सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय या फिर मानसूनी पवन। तो दोस्तों जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा के निम्न वायुदाब की ओर जो पवनें चलती है उन्हें हम कहते हैं सन्मार्गी, ठीक है, सन्मार्गी पवनों के नाम से उन्हें हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात में निम्न वायुदाब कहाँ होता है? परिधि की ओर, केंद्र की ओर, उत्तर दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो चक्रवात के समय वायुदाब, जब चक्रवात इस गोल गोल घूमता है ना, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न वायुदाब कहाँ होता है, सबसे कम हवा कहाँ होती है? तो केंद्र में होती है उसके चक्रवात के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें क्या आता है कि प्रति चक्रवात में अधिक वायुदाब कहाँ होता है? तो प्रति चक्रवात में अधिक वायुदाब होता है दोस्तों केंद्र में, ठीक है, केंद्र में होता है अधिक वायुदाब। जब प्रति चक्रवात होता है तो वायुदाब कहाँ होता है? अधिक केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो ये जितनी भी परत है उन सबको मैंने आपसे ट्रिक से याद करवाया हुआ है, जितनी भी परतें हैं उनको ट्रिक से। ट्रिक अगर आपको देखनी है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में एक बार आपको शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। हर क्लास की PDF आपको वही मिलती है। तो मैं क्या कह रही थी कि वायुमंडल की परतें याद आपको रखनी है, किस तरीके से याद रखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो मैंने आपको ट्रिक से करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जा करके। तो यहाँ हम क्वेश्चन करते हैं कि सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। वायुदाब की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, ठीक है, जहाँ समान ताप होता है तो वहाँ पाई जाती है ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओजोन मंडल का विस्तार क्षेत्र आता है कितने से कितने किलोमीटर के बीच? यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जो आपकी समताप मंडल था उसका एरिया पूछ लिया गया है, क्योंकि वही होती है ओजोन परत, तो वह होता है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो क्षेत्र होता है वो ओजोन मंडल का विस्तार होता है इसमें, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, इनमें से कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ओजोन? इनमें से कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है वायुमंडल में? तो दोस्तों वह होती है नाइट्रोजन, ठीक है। कितनी होती है नाइट्रोजन की मात्रा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको करवा चुकी हूँ जब मैंने आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवाया था, ठीक है। और जहाँ पर मैंने ट्रिक से ये सभी आपको सभी के सभी जितने भी मंडल है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल, ये सभी जितनी भी परतें हैं ओजोन उसकी आपकी वायुमंडल की, उसमें मैंने आप सभी को कराया हुआ है कि कितनी मात्रा कौन सी गैस की है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चलिए सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन गैस की है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तट पर निकटवर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ढाल कहलाता है या फिर महाद्वीपीय निगमन तट कहलाता है या महासागरीय ग्रत कहते हैं या फिर महासागरीय मैदान कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों महाद्वीपीय निगमन तट, ठीक है, महाद्वीपीय निगमन तट उसे कहा जाता है, जो समुद्र तट का निकटवर्ती क्षेत्र होता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का लगभग 71% जो हिस्सा है उस पर जो है जल है, ठीक है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
आशा करूंगी आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सबसे बड़े महासागर का नाम क्या हो जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महाद्वीपीय निगमन तट की गहराई कितनी होती है? तो महाद्वीपीय निगमन तट की जो गहराई होती है वो 150 से 120 मीटर तक होती है। ठीक है, 150 से 120 मीटर तक की होती है। 130 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। महाद्वीपीय ढाल कैसा होता है? खड़ा होता है, समतल होता है या उबड़ खाबड़ होता है या इनमें से कोई नहीं? तो पूछा गया है दोस्तों महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल जो है वो खड़ा होता है। ठीक है, खड़ा बिल्कुल। तो आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के नीचे शैल के संक्षिप्त भाग में संचित जल क्या कहलाता है? भूस्तरीय जल कहलाता है या भूमिगत जल कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है या फिर स्रोत कहलाता है? ठीक है, तो दोस्तों जो पृथ्वी के धरातल के नीचे शैल के संक्षिप्त भागों में संचित जल होता है उसको क्या कहते हैं? भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? भूमिगत जल के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षण का सामान्य रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्षण का सामान्य रूप होता है दोस्तों वर्षा। वर्षा से ही क्या में बना? वर्षण। तो वर्षा होती है सामान्य रूप वर्षण का। तेज बारिश को हम वर्षण कह देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इससे आपसे ही इसका आंसर चाहूंगी कि संसार का सबसे गहरा ग्रत कौन सा है? ग्रत कर लीजिएगा, प्रत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ग्रत होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब मैरियाना ग्रत। ट्रेंच बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मैरियाना ट्रेंच। तो मैरियाना ग्रत सबसे गहरा ग्रत है संसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया युक्त प्रदूषित जल से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है जो कि प्रदूषित जल के कारण होता है? तो पहला है पोलियो, यकृत शोथ, टाइफाइड या अतिसार। तो इनमें से कौन सा इसका सही होगा जो कि बैक्टीरिया युक्त यदि प्रदूषित जल पी लेते हैं तो तब होता है? तो वह होता है दोस्तों टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड इसी वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से, निम्नांकित झीलों में से सबसे अधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ है पहले भी। तो चलिए बताइए, सबसे अधिक लवणता वाली जो झील है वो है वान झील। कौन सी? वान झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नांकित में से सबसे अधिक खारा समुद्र कौन सा है? काला सागर, भूमध्य सागर या फिर बाल्टिक सागर या फिर मृत सागर? तो जो सबसे अधिक खारे पानी वाला समुद्र है वह है मृत सागर। कौन सा? मृत सागर। ठीक है, सबसे अधिक खारा समुद्र कौन सा है? मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ये आपसे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं अति लघु, उसमें भी पूछा जा सकता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा कौन से दो शब्द जोड़े गए? तो आपको शब्द भी पता चल गए, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे से समझ आया आपको क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और कोशिश की है कि हर एक चैप्टर से दोस्तों, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मैं इसमें रख सकूं जितने ज़्यादा हो सके। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी आप सबसे बहुत अच्छे नोट्स के साथ। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।